अफराद का दिन था, हमारे लिए काला सियाह दिन था जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। और इन बेईमानों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए उसी दिन का इंतखाब किया था जिस दिन दलितों का और देश की अक़लियतों को हुकूक दिलाने वाले लीडर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ था। आपको मालूम है कि भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त ही कहा था कि इस देश की तरक्की सिर्फ इंडस्ट्रीज से नहीं होगी। भारत की तरक्की जब तक कृषि की, जब तक खेती की, जब तक किसानों की तरक्की नहीं हो सकती है, भारत की तरक्की नहीं हो सकती। आज 70-72 सालों में इन सरकारों ने, दिल्ली, पटना और मुख्तलिफ राज्य के सरकारों ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री और कल कारखाना लगवाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई। 90% तक, बल्कि 100% तक कारोबारियों को सब्सिडी देने का काम किया। और वो खून पसीने की कमाई, अभी जो मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने कहा कि अरे साहब टाटा वाले तुम लोहा बनाते हो, हम न खरीदेंगे तुम्हारा लोहा, हम अपनी बांस की झोपड़ी बनाकर रह जाएंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अगर बाटा के जूते बनाते हो, हम तुम्हारे जूते नहीं, हम खरावन पहनकर आज भी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन देश के आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कोई भिखारी हो या देश की सबसे ऊपर की कुर्सी में बैठने वाला राष्ट्रपति हो, जब तक किसान का अन्न उसके मुंह में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं रह सकता है। हम सब के हम मरते हैं, हम सड़ते हैं, कीचड़ में हम सड़ते हैं, धूप में हम जलते हैं, चेहरा हमारा काला हो जाता है, हमारी बेटियां जवानी से पहले बूढ़ी हो जाती है। किसान के घरों में बेटी कभी सुहागन नहीं बन पाती है, नौकरानी बनकर रह जाती है। और जिन जालिमों के लिए हम अनाज पैदा करते हैं, आज हमारी बूढ़ी माँ तड़प कर मरती है, उनको दवाई भी नहीं मिल पाती। इन जालिमों ने जो हमारे साथ जुल्म किया है, वो काले कानून के जरिए से जुल्म किया है। आज जो हमारा ये धरना है, कान खोलकर सुन ले, जालिम शक्तियों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अभी अजीजी अब्दुल राज़िक कह रहे थे कि 3 काले कानून कोरोना के दिनों में बने, 5 जून को अध्यादेश लेके आ गए। सरकार के दरमियान में एक शक्ति है निहित प्रेसिडेंट के पास और राज्य स्तर पर गवर्नर के पास कि कोई बहुत जरूरी मामला हो, कोई इमरजेंसी मामला हो, तो ऐसे वक्त में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करके कोई कानून बनाया जा सकता है जो अगले सदन में उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। कोरोना में पूरा देश, कारखाने बंद हो गए, लोगों के रोजी रोजगार बंद हो गए। बिहार की हुकूमत ने डंडा लेकर सरहदों पर पहरेदारी कर दी। जानवरों की तरह नहीं बल्कि जानवरों से पत्थर कमरों में बंद हमारे मजदूरों को रखा गया और दिल्ली और पंजाब से पैदल चलकर कोई दरभंगा और कोई चौकी हाथ पहुंचने का काम किया। ये जुल्म किया। सरकार को आवाम की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। धन्ना सेठों को, टाटा अंबानी जैसे लोगों को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। हम लोगों के यहाँ मसला ये है कि हम दुनिया को देखकर समझते नहीं है। हमने बेटा जन्म ही दिया है पंजाब में मजदूरी करने के लिए, हमने बेटा जन्म ही दिया है हरियाणा में मजदूरी करने के लिए, हमने बेटा जन्म ही दिया है दिल्ली में पत्थर तोड़ने के लिए। ए मेरे सीमांचल के भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो। मैं कोई आसमानी बातें नहीं कहता, इसी जमीन की बात कहता हूँ। हमारे 20-25 साल नौजवान शायद इनको मालूम नहीं हो, लेकिन जिनकी उम्र 40-50 साल की है, हमारे बूढ़े जो 60 साल के हैं, आप गवाही देंगे कि नहीं देंगे कि इसी सड़क पर जब हमारी बस चलती थी, जेके सिंह की चलती थी, खान की गाड़ी चलती थी, पंजाब का वो पंजाबी, लंबा सा पंजाबी, लंबा कुर्ता ओढ़े हुए, पगड़ी बांधे हुए, हमारे लोगों के पांव के जूतों के धूल को साफ करता था। मालूम है खलासी कौन होता था? पंजाबी होता था। कंडक्टर कौन होता था? पंजाबी होता था। ड्राइवर कौन होता था? पंजाबी होता था। और पंजाब को छोड़कर सीमांचल में क्यों गाड़ी चलाने आया था? इसका मतलब ये था कि पंजाब में रोजगार का मौका नहीं था, रोजगार का मौका हमारे यहाँ था, मेरी ड्यूटी से होता। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया और हमारा बच्चा जाकर पंजाब में जलता है और पंजाब में उनकी जूतियां सीधी करता है। उनके गुहाल में जाकर गोबर काटना हमारे बच्चे के मुकद्दर में हो गया है। जान रहे लोगों कैसी कैसी मुसीबत है। आज पंजाब और हरियाणा में
दिल्ली और बंबई में हमारा मजदूर जाकर काम कर रहा है। पंजाब की तकदीर क्यों बदली? आज यहाँ का कोई बड़ा से बड़ा किसान है, 100 बीघा भी जमीन जिसको है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। एक बेटे को डॉक्टर नहीं बना पा रहा है, बगैर जमीन बेचे हुए बेटी की शादी नहीं करा पा रहा है। खाने के लिए बैठे तो दस्तरखान में बासी रोटी आज उनको भी खानी पड़ती है। 50 बीघा में खेती किया, 25 बीघा दाही हो गया और 100 बीघा वाला किसान भी कर्ज में दबा हुआ है। ये सच्चाई है या नहीं है लोगों? लेकिन आज पंजाब में 10 बीघा 20 बीघा जो किसान है उसके कौन सी गाड़ी है? वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर प्रधानमंत्री बैठता है, वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर राष्ट्रपति बैठता है। BMW करोड़ों जिसकी कीमत है, मर्सिडीज जो कीमती गाड़ियां हैं, उन्हीं गाड़ियों में किसान का बेटा चलता है। और सीमांचल में हमको एक टूटी हुई गाड़ी भी मुयस्सर नहीं है। माँ बीमार है तो तड़प पर मरती है, बस्ती तक हमारी गाड़ी भी नहीं जा पाती है। उनकी मुकद्दर अगर तब्दील हुई तो सीमांचल के लोगों हमारी भी तकदीर बदल सकती है। फैसला ये करना पड़ेगा कि उसने अपने नस्लों की तकदीर बदलने के लिए साए में बैठकर लफाजी नहीं की, शादी ब्याह में फजूल खर्ची में अपने को बर्बाद नहीं किया, बल्कि हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ डंडे खाए, लाठी खाए, सड़क जाम किया, रेल की पटरियों को उगाड़ने का काम किया। तब पंजाब के लोगों को हक मिला। आज सुन रहे हो 10 रुपया 5 रुपया किसी भाई के पास पाते हो, नहीं दे तो झगड़ा कर लेते हो, गरेबान पकड़ लेते हो। मेरे भाई, आज धान की कीमत बिहार सरकार ने तय किया है 1868 रुपए। उसको कहा जाता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी सरकार का ये काम है कि धान में जो लागत आती है, आज के दिन तो 1200 रुपया कुंटल लागत है जमीन में। धान के पैदा करने में 1200 रुपया कुंटल तो खर्चा है उसको। अब देखिए, सरकार की पॉलिसी पहले इसलिए बनाई गई ताकि किसान जिंदा रहे, किसान को घाटा नहीं हो। समर्थन मूल्य का मतलब यह हुआ कि सरकार ने कीमत तय कर दी और ये कीमत से अगर ऊंचा बाजार हो तो किसान बेचे, अगर उससे नीचे हो तो किसान मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ऐसे वक्त में सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार रहती थी ताकि किसान जिंदा रहे। ये काम था। लेकिन आपको मालूम है, उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी थी, जिसको हम लोग आसान शब्द में बाजार समिति कहते हैं। 2006 में ही बिहार में बाजार समिति खत्म कर दी गई। आप क्या था ना, गुलाबाग में था, किशनगंज में था। उसकी पॉलिसी यही थी कि किसान मंडी में सामान लेकर आएगा, आज नहीं बिका तो उसको रखने का इंतजाम होगा, और कोई बाहर का पैकार नहीं खरीदा तो सरकार को खरीदना लाजिम होगा कि सरकार के इशारे पर किसान ने पैदा किया है और सरकार उसे खरीदेगी। ये और बात है कि हम लोग अनपढ़ होने की वजह से, बिचौलिया और दलाल होने की वजह से हमारे लोगों को फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन वो कानून था और उस कानून को 2006 में खत्म कर दिया गया। और अभी सिर्फ MSP ऐलान किया गया कि हम सपोर्ट प्राइस देंगे। हम अभी आपको जोड़कर कहते हैं कि आपकी बार, पिछले बार भी यहाँ पर मक्का की मैंने रिकॉर्ड पैदावार हुई। 1 बीघा जिसने लगाया उसको भी 1 एकड़ में 50-50 कुंटल हुआ, तो 2 एकड़ लगाया तो 100 कुंटल हो गया। 100 कुंटल वाला किसान सबसे कमजोर किसान था और उसको 80,000 का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ? 80,000 का घाटा हुआ। कैसे घाटा हुआ? अगर वो 1800 रुपए में बेचता तो उसकी कीमत जोड़ लीजिए, और 1000 रुपए में बेचा तो उसकी कीमत जोड़ लीजिए। 80,000 रुपये सिर्फ 2 एकड़ वाले किसान को घाटा हुआ है। तो बस्ती में जोड़ लीजिए, अगर 100 एकड़ में खेती हुई, पूरे पंचायत में जोड़ लीजिए, अगर 400-500 एकड़ में खेती हुई है, एक एक पंचायत में 5-5 करोड़ का नुकसान हमको हुआ है, लेकिन ये हमको नजर नहीं आता है ना? ये नुकसान हुआ। अगर 5 करोड़ का नुकसान एक ब्लॉक में हुआ तो अरबों का नुकसान गोया हमारे प्रखंड को होने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, ये जुल्म हुआ है। और अभी जो तीनों काला कानून आया है, इस काले कानून को क्या कहा गया कि साहब हम फसल के लिए बॉर्डर फ्री कर रहे हैं, किसान चाहे बेचना बेच ले। अगर उसका धान बिक रहा है किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में अगर 1200 रुपए क्विंटल, अगर वो यूपी में बिक रहा हो 1500 और 2000 क्विंटल, तो किसान वहां लिया जा सकता है। ये बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ, सरकार ने बॉर्डर खोल दिया। लेकिन ये बात बताइए तो, अगर यहाँ 1200 रुपए क्विंटल बिके
और 1500 रुपए गुलाब बाग में बिके तो 2 बीघा जमीन वाला अपना धान लेके जा सकेगा? वहां बड़े लोग लेकर जाएंगे। ये दरअसल किसानों को आजादी नहीं मिली।